नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के प्रश्नों पे अपन चर्चा करने वाले हैं, वो हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक सुधार। तो देखिएगा, अपन शुरू कर रहे हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से हुआ? कि भारत में आर्थिक सुधार हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में आर्थिक सुधार है, ये शुरू हुए हैं 24 जुलाई 1991 से। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 24 जुलाई 1991 से हुई थी, नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ। नवीन औद्योगिक नीति से बेटो ध्यान रखना, भारत में आर्थिक सुधार हैं, इनकी आवश्यकता की अपन बात करें तो भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। ये 1980 के दशक में महसूस की जाने लगी थी। मध्यम पैमाने पर भारत में जो आर्थिक विकास है वो 1985 से प्रारंभ हो गए थे, पर भारत में आर्थिक सुधारों की अगर विधिवत शुरुआत पूछे कि विधिवत प्रारंभ, भारत में आर्थिक सुधार विधिवत रूप से कब से प्रारंभ हुए हैं, तो 24 जुलाई 1991 से भारत में विधिवत रूप से आर्थिक सुधार है वो प्रारंभ हुए हैं। तो बेटा जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी, क्योंकि भारत में आर्थिक सुधारों की विधिवत शुरुआत है वो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ हुई है, और नवीन औद्योगिक नीति है वो 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है बेटा मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक वो मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। क्यों? देखिएगा, 1990-91 में भारत में आई हुई थी आर्थिक मंदी। 1990-91 में भारत में आई हुई थी आर्थिक मंदी, और इस आर्थिक मंदी के दौरान भारत के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो तो थे पीवी नरसिंहा राव। पीवी नरसिंहा राव। और भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, वो थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मंदी से बाहर निकालने के लिए जो उपाय बताए थे, उन्हीं को नाम देते हैं भारत में आर्थिक सुधार। और मनमोहन सिंह जी को भारत में आर्थिक सुधारों का क्या कहते हैं? जनक। तो प्रश्न हमारे से पूछा है कि भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधारों का जनक है वो बेटा मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में आर्थिक सुधार के क्षेत्र रहे, यानी किन किन क्षेत्रों में भारत में आर्थिक सुधार वो किया गया? तो औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार हुआ, बिल्कुल सही बात है, हुआ। वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में भी आर्थिक सुधार हुआ है। तो उत्तर तो क्या आएगा? उत्तर आएगा डी, उपरोक्त सभी। औद्योगिक क्षेत्र में भी सुधार किया था, वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया, बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार किया। औद्योगिक क्षेत्र की अपन बात करें तो जैसे मैं बताऊं, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया। आर्थिक सुधारों से पहले भारत में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी, जिनकी संख्या को घटा करके कितना कर दिया? 5। तो ये तो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया। वित्तीय क्षेत्र में आप देखें तो वित्तीय क्षेत्र में आप सीमा शुल्क देखिए, सीमा शुल्क। आर्थिक सुधारों से पहले सीमा शुल्क की दर 125% हुआ करती थी, जिसको घटाते घटाते कितना परसेंट तक लेके आ गए? 10% तक लेकर के आ गए। ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में आप देखें तो बेटा सीआरआर की दर है, सीआरआर की जो दर है उसमें क्या की गई? कमी की गई। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार है।
तो भारत में आर्थिक सुधारों के क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक, वित्तीय और बैंकिंग तीनों क्षेत्रों का समावेश है वो किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा बेटा, डी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के कारण क्या थे। तो देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के कारण ये थे कि 1990-91 में भारत में बेटा आर्थिक मंदी आई हुई थी, और इस आर्थिक मंदी के दौरान आप देखें तो एक तो भारत के ऊपर ज़बरदस्त विदेशी ऋण हो गया था। नंबर 2, भारत में मुद्रास्फीति की दरें वो 2 अंकों तक चली गई थी, 2 अंकों तक चली गई थी। तीसरी बात, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है बिल्कुल खाली हो गया था, जो केवल 2 सप्ताह के आयातों का स्टॉक रह गया था। तो विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, बिल्कुल विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 1.1 करोड़ अमेरिकन डॉलर ही रह गया था, 1.1 करोड़ अमेरिकन डॉलर ही रह गया था, जो केवल 2 सप्ताह के आयातों का ही स्टॉक था। तो एक तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खत्म हो गया था। विदेशी ऋण भार हमारी जीएनपी का लगभग 60% हमारे ऊपर विदेशी कर्जा हो गया था। मुद्रास्फीति होती बेटा महंगाई, और महंगाई की दरें, मुद्रास्फीति दरें 16.7% तक चल गई थी, 16.7% तक चल गई थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई थी, इकोनॉमिक रिसेशन में चल रही थी, और इसीलिए भारत में 24 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार हैं इनको अपनाया गया था। तो उत्तर होगा बेटा जी द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, भारत में आर्थिक सुधारों की नीति के अंतर्गत बल दिया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों में किस पे बल दिया, तो भारत में आर्थिक सुधारों पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों पे बल दिया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को भारत में आर्थिक सुधारों की नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। उत्तर होगा बेटा जी उपरोक्त सभी। और इसीलिए ध्यान रखना, देखिए उदारीकरण को कहते हैं लिबरलाइजेशन, इसलिए इसको एल से दिखाते हैं। निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, इसलिए इसको पी से दिखाते हैं। वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसलिए इसको जी से दिखाते हैं। इसीलिए जो आर्थिक सुधार है इसको बेटा जी एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है, एलपीजी मॉडल। भारत में आर्थिक सुधारों को एलपीजी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर होगा यहाँ डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, वर्तमान समय में भारत में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। तो वर्तमान समय में बेटा भारत में 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। ध्यान रखना, आर्थिक सुधारों से पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता हुआ करती थी, पर वर्तमान समय में भारत में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 तंबाकू व तंबाकू से संबंधित उत्पाद। नंबर 2 अल्कोहल व अल्कोहल से संबंधित उत्पाद, शराब इसी में आती है। तीसरा खतरनाक रसायन और उससे संबंधित उत्पाद, दवाएं इसी में आती है। नंबर 4 विस्फोटक सामग्री व उससे संबंधित उत्पाद, विस्फोटक सामग्री, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे गैस का गोदाम हो, चाहे फटाखा बनाने वाली फैक्ट्री हो, चाहे फटाखा बेचने वाली दुकानें हो। और 5वां रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। ठीक है साहब, ये बेटा जी ये वर्तमान समय में इन 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। तो यहां सही उत्तर कौन सा हुआ, वो हुआ सी। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। तो देखिए शराब के लिए तो लाइसेंस की अनिवार्यता है, क्योंकि शराब अल्कोहल में आता है। दवा उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत है, क्योंकि ये रसायन का पार्ट है। कपड़ा उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों के लिए रसायन बेटा लाइसेंस की अनिवार्यता है। तो कपड़ा उद्योग है, इसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। उत्तर कौन सा आ गया यहाँ, सी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, भारत में फेरा के स्थान पे फेमा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बेटा देखिए, एक तो था फेरा एक्ट, FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और ये एक्ट आया था 1973 में। विदेशी विनिमय
नियमन अधिनियम। और अब फेरा की जगह लेके आ गए फेमा, FEMA, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। और फेमा है वो किस वर्ष लागू किया गया? फेमा अधिनियम है वो 2000 में लागू किया गया है। तो ध्यान रखना, फेरा की जगह फेमा एक्ट कब लाया गया है? फेरा की जगह फेमा एक्ट जून 2000 में लागू किया गया है। तो उत्तर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, व्यापार की शर्तों को सरल करना तथा व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कम करना क्या कहलाता है? बेटा, व्यापार की शर्तों को सरल करना, व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कम करना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए पूंजी निवेश के लिए खोल देना, ये सब उदारीकरण कहलाता है। तो बेटा ये प्रश्न पूछा है कि शर्तों को सरल करना, प्रतिबंधों को कम करना, देश की अर्थव्यवस्था को दूसरों के लिए खोल देना, ये क्या कहलाता है? ये बेटा जी उदारीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ए। प्रश्न संख्या 10, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं इनको निजी हाथों में देना या सौंपने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निजीकरण कहलाती है। तो बेटा जी इस प्रश्न का सही उत्तर है वो तो कौन सा हो गया? बी, निजीकरण। और आपको पता है स्वतंत्रता के समय भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको वरीयता प्रदान की गई थी। अधिक से अधिक उपक्रम हैं वो सरकार ने अपने हाथों में रखे थे। पर बेटा सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें साधनों का जमकर के दुरुपयोग हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों ने घाटे का सामना किया। तो सरकार अब इनको घाटे में कितने दिन चलाए? तो सरकार ने क्या किया है? घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपना प्रारंभ कर दिया है। और सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई को निजी हाथों में देने या सौंपने की जो प्रक्रिया है उसी को बेटा जी क्या कहा जाता है? उसी को निजीकरण कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा हो गया इसमें? बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के निकट आना। एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के निकट आना, मिलना, जुड़ना, एकीकृत होना, इसको कहा जाता, वो कहा जाता बेटा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो एक देश की अर्थव्यवस्था अगर विश्व की अर्थव्यवस्था के निकट आ रही है, विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है, इस प्रोसेस को जो कहा जाता है, जुड़ काहे के लिए रही है? व्यापार के लिए। इसको बेटा क्या कहा जाता है? इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, वैश्वीकरण को वास्तविक गति प्रदान करने वाली संस्था रही है। तो वैश्वीकरण को वास्तविक गति प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व व्यापार संगठन है। ये वैश्वीकरण को वास्तव में गति प्रदान करने वाली संस्था है। क्यों बेटा? विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में अपन WTO कहते हैं। WTO का काम क्या है? WTO का काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना, नियमों की पालना करवाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न विवादों का निपटारा करना, ये इसके काम है। तो देखो, व्यापार के नियम बनाना, नियमों की पालना करवाना और व्यापार से जुड़ी हुई जो भी विवाद हैं उनका निपटारा करना, ये काम किसका है? वो WTO का है। तो इसका मतलब WTO विश्व के राष्ट्रों को व्यापार के लिए क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और जोड़ने की प्रक्रिया वही क्या है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की गति देने वाली संस्था कौन सी है? WTO है। उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड जो कहते हैं वो बेटा WTO को कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी पिछले प्रश्न में अपन बोल रहे थे कि WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, नियमों की पालना करवाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। इसीलिए WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा गार्ड या हित प्रहरी कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई?
तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना है वो हुई थी बेटा 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को बेटा विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर होगा यहाँ बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ये प्रश्न इस बार जो इकोनॉमिक्स लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके स्थान पे की गई थी। तो आपको मैं बता दूं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1947 में एक संस्था बनाई गई थी, गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। और इसी की जगह 1995 में किसकी स्थापना की गई है, WTO की। तो WTO की स्थापना किसके स्थान पे हुई है, WTO की स्थापना है ये बेटा गेट के स्थान पे हुई है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर WTO की स्थापना की गई। तो उत्तर कौन सा आएगा, गेट। व्यापार एवं प्रशुल्क के सामान्य समझौता के स्थान पे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। फिर प्रश्न देखिएगा आप 16, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक बेटा, विश्व बैंक जिसको IBRD भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक भी कहा जाता है। और इसका नाम IBRD क्यों है, क्योंकि विश्व बैंक की स्थापना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का विनाश हो गया था उनका पुनर्निर्माण करने के लिए बेटा IBRD की स्थापना की गई थी। और IBRD की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को बेटा IBRD की स्थापना की गई थी, या कह दो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। उत्तर हो गया इसमें ए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 17, 1900, ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड SST में पूछा हुआ। सेकंड ग्रेड SST का जो पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन दो संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया। बेटा 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ इसमें दो संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया। एक तो है विश्व बैंक, विश्व बैंक, और विश्व बैंक को कहते हैं IBRD, और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहते हैं IMF। इन दोनों की स्थापना का निर्णय वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया था 1944 में, और इनकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर, इनकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इनकी स्थापना जो हुई 27 दिसंबर 1945 को। तो देखिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक तो IBRD हो गया और दूसरा IMF हो गया। उत्तर कौन सा हो गया, ए। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन जो ऋण देती है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, वो तो देता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और बेटा लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो दीर्घकालीन ऋण है वो देता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। तो बेटा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है वो है विश्व बैंक, IBRD, वर्ल्ड बैंक। तो उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर हो गया इसमें ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों की
मुद्राओं की अदला बदली का काम कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की अदला बदली का काम है वो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। बेटा आईएमएफ है ना, आईएमएफ, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का रजवाहा स्टॉकर कहते हैं। आईएमएफ सभी राष्ट्रों की मुद्राओं का कोष रखता है और ये विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को एक्सचेंज करने का काम है इंटरनेशनल लेवल पर जिस संस्था के द्वारा किया जाता है वो आईएमएफ है। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा बेटा? वो बी होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वां बहिनें किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल लेवल की जुड़वां बहिनें हैं, एक तो है आईबीआरडी और एक है आईएमएफ। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वां बहिनें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों की स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इन दोनों की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को एक ही दिन हुई है, इसलिए बेटा आईबीआरडी और जो आईएमएफ हैं इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जुड़वां बहिनों के नाम से जानते हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उत्तर कौन सा हो गया इसमें? ए हो गया। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, सरकार की समता का बाजार में विक्रय करना क्या कहलाता है? अगर सरकार अपनी इक्विटी को बाजार में बेचती है तो इसको बेटा कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए विनिवेश क्या है? यदि सरकार किसी उपक्रम में अपनी अंश पूंजी को कम करती है, यदि सरकार किसी उपक्रम में अपनी अंश पूंजी को कम करती है और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है विनिवेश। सरकार की समता का बाजार में विक्रय करना, यदि सरकार अपनी इक्विटी को बाजार में बेचती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। और भारत में विनिवेश कार्यक्रम 1991-92 से प्रारंभ हुआ था। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, भारत में विनिवेश कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1991-92 से विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आपको पता है कि विनिवेश है भारत में आर्थिक सुधारों का परिणाम है, आर्थिक सुधारों का ही पार्ट है, आर्थिक सुधारों का परिणाम है। विनिवेश किसका परिणाम है? विनिवेश भारत में आर्थिक सुधारों का परिणाम है और विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी अंश पूंजी को क्या करती है? कम करती है और निजी क्षेत्र की अंश पूंजी को बढ़ावा देती है। इस प्रक्रिया को बेटा जी विनिवेश कहते हैं और विनिवेश कार्यक्रम 1991-92 से भारत में लागू किया गया है। प्रश्न संख्या 23, विनिवेश किसका एक रूप होता है? तो विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप है। विनिवेश किसका रूप है? विनिवेश निजीकरण का ही एक रूप है। निजीकरण का एक रूप क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि विनिवेश में सरकार क्या करती है? विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी को बेचती है, सार्वजनिक क्षेत्र की अंश पूंजी को बेचती है, यानी सरकार अपनी अंश पूंजी को कम करती है और निजी क्षेत्र के अंश पूंजी को बढ़ाती है। सरकार अपनी अंश पूंजी को कम करती है और निजी क्षेत्र के अंश पूंजी को बढ़ाती है, इसीलिए बेटा इसका जो दूसरा नाम है विनिवेश इक्वल टू क्या होता है? निजीकरण होता है। प्रश्न संख्या 24, सरकार की समता का बड़ा भाग बाजार में विक्रय करना किस प्रकार का विनिवेश कहलाता है? बेटा विनिवेश 3 प्रकार का होता है। देखिए विनिवेश, पहले बात तो विनिवेश का अर्थ आप समझ गए। विनिवेश का मतलब होता है सरकार की समता का बाजार में विक्रय करना। और विनिवेश कितने प्रकार का होता है? 3। अल्पमत होता है, बहुमत होता है और पूर्ण होता है। ध्यान रखना, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 49% तक शेयर जारी करे, 49% तक, यानी छोटा भाग बेचा है और छोटा भाग बेचा जाता है तो इसको अल्पमत विनिवेश कहते हैं। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में 51% या इससे ज़्यादा शेयर है वो बेचती है
तो बड़ा भाग बेच दिया। इस प्रकार के विनिवेश को बहुमत विनिवेश कहा जाता है। और यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के 100% शेयर जारी कर दे तो उसको बेटा जी पूर्ण विनिवेश कहा जाता है। अब हमारे से प्रश्न दिया है कि बड़ा भाग बेचा है, और बड़ा भाग जहाँ बेचा जाता है, बड़ा भाग का मतलब 51% या इससे अधिक, 51% या इससे अधिक, तो बड़ा भाग बेचते हैं उसको बहुमत विनिवेश कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा होगा यहाँ? बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से निजीकरण का प्रकार है। बेटा निजीकरण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे लीज या पट्टे पर देना, अधिकृत विक्रेता नियुक्त कर देना, प्रबंधन निजी हाथों में दे देना या बेच देना। ये निजीकरण के 4 प्रकार होते हैं। तो लीज या पट्टे पर देना ये भी निजीकरण है। आज आप देख रहे हैं कि सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को निजी हाथों में लीज या पट्टे पर दे रही है। नंबर 2, अधिकृत विक्रेता नियुक्त करना, ये भी बिल्कुल सही है। जो एजेंट सिस्टम है वो डेवलप किया जाता है। प्रबंधन निजी हाथों में दे देना, ये भी निजीकरण है। तो उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? डी उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि निजीकरण के मेनली 4 प्रकार होते हैं, लीज या पट्टे पर देना, अधिकृत विक्रेता नियुक्त करना, प्रबंधन निजी हाथों में देना या निजी हाथों में बेच देना। ये निजीकरण के ही भेद है, निजीकरण के प्रकार हैं। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो बेटा वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या वो 2 है। ध्यान रखें, आर्थिक सुधारों से पहले आप देखें तो भारत में 8 उद्योग हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। और वर्तमान समय में आप देखें तो इनकी संख्या केवल कितनी रह गई? 2। और 2 में भी नाम भी ध्यान रख लेना। एक तो है परमाणु ऊर्जा, एक तो परमाणु ऊर्जा, और दूसरा है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे। तो वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या वो 2 है। इसलिए बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में एफडीआई, निम्न में से किस क्षेत्र में एफडीआई की भारत में मनाही है? यानी इनमें से किस क्षेत्र में एफडीआई नहीं हो सकता, विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो सकता? तो बेटा रक्षा, तो रक्षा में तो एफडीआई है, 100% एफडीआई की परमिशन है। सेज में भी 100% एफडीआई की है। पर्यटन में 100% एफडीआई की परमिशन है। लॉटरी है, चिट फंड है, इनमें बेटा जी एफडीआई की परमिशन नहीं है, विदेशी पूंजी निवेश की परमिशन इस क्षेत्र में नहीं है। तो उत्तर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट है 28, निम्न में से किस क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी निवेश की छूट नहीं है, यानी 100% नहीं है? तो बेटा रक्षा में 100% है। कोरियर, ये कोरियर है, कोरियर में भी 100% है। पर्यटन में भी 100% है। ब्रांड रिटेल मार्केट है, ब्रांड रिटेल मार्केट में बेटा 100% नहीं है, ब्रांड रिटेल मार्केट में 51% है। कितना है? तो 100% किसमें नहीं है? तो डी, ब्रांड रिटेल मार्केट में। सिंगल जो रिटेल मार्केट है इसमें तो 100 है, पर ब्रांड रिटेल मार्केट है इसमें 100 नहीं है। ब्रांड रिटेल मार्केट में 51% एफडीआई की परमिशन है। तो बेटा उत्तर कौन सा होगा? यहाँ डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, भारत में रुपए के अवमूल्यन का सही वर्ष नहीं है। बेटा अवमूल्यन क्या होता है? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। अगर दूसरे देशों की मुद्रा के सामने हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, हमारे रुपए का मूल्य कम हो जाए, इसको कहते हैं अवमूल्यन। और बेटा जी भारत में अवमूल्यन है वो 3 बार हुआ है। पहला स्वतंत्रता के बाद, पहला 1949 में हुआ, दूसरा 1966 में हुआ और तीसरा 1991 में हुआ। 3 बार हुआ है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है? तो 1949 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है और 1991 में भी हुआ है। ये तो तीनों सही है। 2016 में अवमूल्यन नहीं हुआ। 2016 में तो मोदी जी ने बेटा विमुद्रीकरण किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट इसको चलन से बाहर किया गया था। तो 2016 में बेटा अवमूल्यन नहीं था, 2016 में विमुद्रीकरण था।
ध्यान रखना 1949 में हमने जो अवमूल्यन किया था तो उस समय मुद्रा का मूल्य है उसमें 30.5% की गिरावट आई थी। 1966 में अवमूल्यन किया, उस समय 36.5% की गिरावट आई थी। 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, एक तो 1 जुलाई को हुआ और 1 जुलाई को 18% अवमूल्यन किया गया था, और एक 3 जुलाई को हुआ, 3 जुलाई को हुआ और 3 जुलाई को बेटा 2% अवमूल्यन किया गया था। तो अवमूल्यन से जो सही सुमेलित वर्ष नहीं है वो 2016 नहीं है, क्योंकि 2016 में अवमूल्यन नहीं हुआ। 2016 में बेटा विमुद्रीकरण हुआ है, जिसमें 500 और 1000 के नोट है उनको चलन से बाहर किया गया था। प्रश्न संख्या 30, नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया है वो 8 नवंबर 2016 को किया था। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें 500 और 1000 रुपये का नोट है, 500 रुपये और 1000 रुपये का जो नोट है इनको चलन से क्या किया था बेटा, इन दोनों को चलन से बाहर किया था। 500 के नोट की जगह तो 500 का नया नोट आ गया है, 1000 का नोट अभी भी हमारी इकोनॉमी चलन में नहीं है, इसके स्थान पर 2000 का नया नोट है वो लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ है वो 2 बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद। पहला विमुद्रीकरण 1978 में हुआ था, जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई ने किया था। और दूसरा 8 नवंबर 2016 को किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो मेरे बच्चों कौन सा हुआ? बी हुआ। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न 31, निम्न में से उदारीकरण का संबंध है। उदारीकरण क्या होता है? व्यापार की शर्तों को सरल करना, बिल्कुल सही बात है। व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना, बिल्कुल सही बात है। घरेलू अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना, घरेलू अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना। उत्तर आएगा बेटा उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मैंने बता रखा है उदारीकरण के 3 अर्थ हैं। उदारीकरण के 3 अर्थ हैं। नंबर 1, शर्तों में सरलता, शर्तों में सरलता। नंबर 2, प्रतिबंधों में कमी। नंबर 3, अर्थव्यवस्था को खोलना। और ये मिलकर के क्या कहलाता है? ये मिलकर के उदारीकरण कहलाता है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 32, भारत में आर्थिक सुधारों के मॉडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधारों का जो मॉडल है, भारत में आर्थिक सुधारों का मॉडल अपने 1991 से अपनाया है, 1991 से। और 1991 में जो आर्थिक मॉडल हमने अपनाया उस समय भारत के पीएम हैं वो तो थे नरसिंहा राव साहब, और फाइनेंस मिनिस्टर है वो थे मनमोहन सिंह जी। आर्थिक सुधारों की नीति में अपन ने बल किस पे दिया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे बल दिया था, इन पे बल दिया था। उदारीकरण को L, निजीकरण को P और वैश्वीकरण को G। तो इसका नाम क्या है? LPG मॉडल। तो एक तो इसका नाम LPG मॉडल है, बिल्कुल सही बात है। इसी का नाम राव मनमोहन मॉडल है, बिल्कुल सही बात है। राव तो कौन हो गए? PV नरसिंहा राव। मनमोहन को हो गए कौन हो गए? मनमोहन सिंह जी। तो उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, सी उत्तर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है? तो बेटा विश्व बैंक है, इसका ही नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक क्यों है? बेटा विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान,
जिन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का विनाश हो गया था उनका पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से IBRD की स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जिन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का विनाश हुआ उनका पुनर्निर्माण करने के लिए 27 दिसंबर 1945 को बेटा जी जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना की गई थी, IBRD की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो उत्तर कौन सा हो गया, यहाँ ए उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था भी कहा जाता है? बेटा विश्व बैंक की एक संस्था IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसको विश्व बैंक की उदार ऋण संस्था कहा जाता है। IDA को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हिंदी में कहें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। स्थापना हुई थी इसकी 1960 में, और ये संस्था है बेटा निर्धन सदस्य राष्ट्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाती है। ये संस्था निर्धन सदस्य राष्ट्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का काम वो करती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा उदार ऋण संस्था या उदार ऋण खिड़की इसको कहा जाता है। 35, मुद्रा के विनिमय का सापेक्षिक मूल्य में गिरावट को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा है, इसका सापेक्षिक मूल्य कम हो गया, एक्सचेंज वैल्यू कम हो गया। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है दूसरे देशों की मुद्रा की अपेक्षा हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो गया, गिर गया। और अगर हमारी देश की मुद्रा का मूल्य गिरता है इसको बेटा कहा जाता अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो मुद्रास्फीति कहा जाएगा, मुद्रा अवस्फीति है बेटा, अवस्फीति कहा जाएगा, अवमूल्यन कहा जाएगा, अधिमूल्यन कहा जाएगा। तो मुद्रा के मूल्य में जो गिरावट होती है उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? वो उत्तर होगा बेटा सी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कब से प्रभावी बनाया गया है? बेटा जी ध्यान रखना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, MRTP एक्ट। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए एक्ट था MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट? MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट बनाया था, MRTP, और MRTP एक्ट है ये बनाया था 1969 में। अब बेटा MRTP इसको खत्म कर दिया और MRTP की जगह एक दूसरा एक्ट लेकर के आए, एक दूसरा आयोग लेकर आए, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और CCI है ये एक्ट आया तो 2002 में था, पर इसको प्रभावी कब से किया? इसकी जगह प्रभावी इसको किया 2003 में। तो ध्यान रखना, पहली बात तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI है, CCI, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, किसकी जगह आया है? MRTP की जगह आया है। और इसको कब से प्रभाव में लाया गया, कब से लागू किया गया है? तो MRTP एक्ट की जगह CCI है, इसको 2003 में लागू कर दिया गया है। उत्तर कौन सा होगा? इसका बी होगा। फिर 37 नंबर का प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं बेटा WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 और इसका हेड ऑफिस है, इसका मुख्यालय है वो बेटा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ? जेनेवा तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। तो देखते हैं, अपने से प्रश्न पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, और जेनेवा का स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही उत्तर बेटा जी कौन सा हो गया? ए है, इसका सही उत्तर हो गया है। प्रश्न संख्या 38, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है,
और विश्व बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक, WB और IMF, WB और IMF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, इन दोनों का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इन दोनों का हेड ऑफिस है बेटा, वो है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये है कहाँ? ये अमेरिका में है। तो उत्तर है वाशिंगटन, और वाशिंगटन कहाँ? अमेरिका में है। तो उत्तर कौन सा हो गया इसका? बी उत्तर हो गया। फिर है प्रश्न संख्या 39। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए MRTP अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये अपन पहले बात कर चुके हैं। MRTP एक्ट है, MRTP कब लाया था? 1969 में। और अब इसकी जगह आ गया CCI, और CCI कब लागू कर दिया? CCI को लागू कर दिया 2003 में। तो आपसे तो MRTP पूछा है, तो उत्तर क्या हो गया? 1969। उत्तर कौन सा होगा इसमें बेटा? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। निम्न में से निजीकरण का लाभ नहीं है, कि इनमें से कौन सा है वो निजीकरण का लाभ नहीं है? तो निजीकरण से कार्यकुशलता बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई उपक्रम है पूंजीपतियों के हाथों में जाता है तो बेटा वो लाभ कमाने के लिए उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। उत्पादन की तकनीक में सुधार बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में जो नवीन टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप का न होना, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना बेटा, निजीकरण का लाभ नहीं है तो इसमें बेटा ये राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं होता। ध्यान रखना, राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप है वो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, निजी क्षेत्र में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी क्षेत्र में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो बेटा जी ये भी सही है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, तो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण निजीकरण में होता है, तो ये बेटा इसका निजीकरण का लाभ नहीं है, ये निजीकरण का दोष है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होना ये निजीकरण का बेटा जी लाभ नहीं है, ये निजीकरण का क्या है? दोष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। तो देखिएगा बेटा, अपन ने भारत में आर्थिक सुधारों से संबंधित जो 40 प्रश्न हैं उनकी चर्चा इस क्लास में की है। अगली क्लास में मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।